नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट 1 ईयर के इंटरनेशनल रिलेशंस के MCQ। ये होगा सेट 5, जिसमें हम मई से लेके अप्रैल 2021 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप स्टडी IQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके PDFs आप @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का के ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, ये सीरीज़ कॉम्प्रिहेंसिव होगी। सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके प्रीलिम्स, UPSC, SSC, CA, PF जैसे एग्जाम्स को कवर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 5। क्वेश्चन 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। इसके बारे में आपको बताना है। ये न्यूज़ में था 2020 में। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और आसियान के बीच में। ये एक पहला स्टेटमेंट है। अंडर दिस एग्रीमेंट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा उन गुड्स को जो पूरी तरह से या पार्शियली ओरिजिनेट हो रहे हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री से। मतलब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंटरनेशनल ट्रेड का एक मैकेनिज्म होता है। इसमें कंट्रीज एक दूसरे को अपनी मार्केट का प्रेफरेंस देती है ना, ओपन प्रेफरेंस देती हैं, एक्सेसिबिलिटी देती हैं, जिससे कंट्रीज़ के बीच के ट्रेड्स बढ़ सके। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया आसियान के बीच में, इंडिया USA के बीच में। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बायलेटरल भी हो सकता है, मल्टीलेटरल भी हो सकता है। बायलेटरल का मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में, या एक और कई सारी कंट्रीज़ के बीच में ये ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, अब आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो जल्दी से याद करो AITIGA और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो स्क्रीन को पॉज करके। देखो, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बोथ 1 और 2। ये इंडिया आसियान के बीच में 2010 में साइन हुआ एक अग्रीमेंट था। अभी 17th आसियान इंडो इकोनॉमिक मिनिस्टर कंसल्टेशन हुआ। उसमें इंडिया ने कुछ कंसर्न उठाए चाइना को लेके। इंडिया कह रहा है चाइना इस इंडिया आसियान प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का या ट्रीटमेंट का मिसयूज कर रहा है। चाइना कैसे कर रहा है? चाइना तो आसियान का मेंबर, चाइना का आसियान से कोई लेना देना नहीं है। सच कैसे कर रहा है कि चाइना जो है वो गुड्स को आसियान कंट्रीज में भेज रहा है अपने यहाँ से, और आसियान कंट्रीज उसी गुड की पैकेजिंग बदल के, लेबलिंग बदल के इंडिया भेज रहे हैं। तो देखा जाए तो चाइना बाईपास करके इंडिया की मार्केट को फ्लड कर रहा है, और यही इंडिया का कंसर्न है। इंडिया कह रहा है कि हमें रूल्स ऑफ ओरिजिन पे कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस चाहिए। ये रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? रूल्स ऑफ ओरिजिन WTO के कुछ रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स होते हैं। ये बताते हैं कि गुड्स कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं। जिस कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं? ओरिजिनेट हुए चाइना से, फिर पहुँचे आसियान और वहाँ से आए इंडिया। तो जो डायरेक्ट नहीं हुआ वो बाईपास होके हुआ। इंडिया को इससे लॉस हुआ। इंडिया चाहता है कि ये चाइनीज़ गुड हमारी मार्केट को फ्लड ना करे। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए, नहीं तो फिर आसियान मेंबर्स पे हमें ज़्यादा ड्यूटीज़ लगानी पड़ेंगी। और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का तो मतलब यही होता है कि ट्रेड बैरियर को कम किया जाए, ड्यूटीज़ को कम किया जाए, और दोनों कंट्रीज़ के बीच के ट्रेड को बढ़ाया जाए। आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत न्यूज़ में रहता है। देखो, इंडिया आसियान पे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी करंट हैपनिंग हो तो उसको ज़रूर से पढ़ें। चलते हैं क्वेश्चन 42 की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कवकास 2020 न्यूज़ में था, ठीक है। क्यों न्यूज़ में था, क्या हुआ ऐसा, और इंडिया का क्या रोल है, इसको हम देखेंगे। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ट्राई सर्विस 4 साल की एक्सरसाइज है, 4 साल में एक बार होती है। UN पीस मिशन इसको कराती है। इंडिया इसका एक्टिव पार्टिसिपेंट है। अब जल्दी से काउकास 2020 को याद करो। एक हिंट में दे देता हूँ अपने एंड से, काउकास 2020, इसी को काउकास 2020 भी कहा जाता है। अगर आपको पता हो कि ये काउकास कौन सी जगह है, कहाँ पे है, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो, सबसे पहली चीज़, इसका यूनाइटेड नेशन पीस मिशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। अब आपके पास आता है कि इंडिया इसका एक्टिव पार्टिसिपेंट है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था। काउकास 2020 रशिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो क्या है? एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है रशिया की। अब इंडिया ने विड्रॉ किया कोविड कंसर्न को देखते हुए। इंडिया बोला भाई कोविड है, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बाद में कुछ रिपोर्ट्स यहाँ ही बताया गया, क्योंकि चाइना भी एक पार्टिसिपेंट था और इंडिया के चाइना के साथ इश्यूज चल रहे थे, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, फेस ऑफ चल रहा है, इसलिए इंडिया ने चाइना के साथ किसी भी फोरम को शेयर करने से मना कर दिया। और जब बात आती है आर्मी को या ट्राई सर्विस को साथ में पार्टनरशिप में कोई भी
एक्सरसाइज कराने की, तो इंडिया बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था ऐसे क्राइसिस के टाइम पे। तो यहाँ पे चाइना इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट था। इसकी वजह से इंडिया ने काउकस 2020 से विड्रॉ कर लिया है। काउकस 2020 एक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है, रशिया के सदर्न जोन में कराई जाती है। ये 4 साल में एक बार कराई जाती है। 2020 की अस्तरखान प्रोविंस में हुई थी, जिसको जो काउकस रीजन भी है सदर्न रशिया का। और यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। जल्दी पे एक बार मैप से समझ लेते हैं जल्दी से कि काउकस कहाँ पे है। तो काउकस देखो, ये रशिया का साउथ है, ये नॉर्थ काउकस एरिया है, और ये साउथ काउकस कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो जॉर्जिया भी न्यूज़ में रहता है। तो आप देखेंगे कि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ काउकस का पार्ट बनाती है। काउकस के ईस्टर्न साइड में कैस्पियन सी है, काउकस के वेस्टर्न साइड में ब्लैक सी है। इसको अगर हम और प्रॉपर मैप पे देखें तो चीज़ें आपकी और क्लियर हो पाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काउकस माउंटेन्स की वजह से है। ये एरिया जो है, ये जैसा आप देख रहे हैं, ये एरिया क्या है, माउंटेन्स है, ठीक है। तो इस माउंटेन्स की वजह से इस एरिया का नाम काउकस पड़ा, काउकस माउंटेन्स है यहाँ पे। ये पूरा इधर का जो एरिया है ये सब रशिया के पास है, और ये वो ब्रेक अवे रिपब्लिक्स बन गई थी यूएसएसआर से। तो ये सारा एरिया बहुत न्यूज़ में रहता है। रशिया यहाँ पे डोमिनेंस बनाना चाहता है। देखो, डोमिनेंस बनाने का रीज़न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रशिया को एक एंट्री देता है। यहाँ के थ्रू रशिया जो है वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को, अगर रशिया को ये एरिया मिल जाए तो रशिया जो है वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर पाएगा, ठीक है। तो रशिया सीधा वेस्ट एशिया के बॉर्डर पे खड़ा होगा। रशिया अपने पावर को यूज़ करके इन एरियाज़ को टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस कर पाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे रशिया के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और तभी काउकस इतना न्यूज़ में रहता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 43, लोया जिरगा is a mass national gathering that brings together representatives from various ethnic, religious and tribal communities in which of the following countries, ठीक है। तो लोया जिरगा जल्दी से याद करो, बिल्कुल हमारी खाप की तरह है। अपने खाप तो पता ही होगा, खाप महापंचायत सेम है लोया जिरगा। आपको बताना लोया जिरगा कौन सी कंट्री में मिलता है। स्क्रीन को पॉज करो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में लोया जिरगा हुआ था अभी। लोया जिरगा एक 3 दिन का ग्रैंड असेंबली लगाया। उसमें बात की गई कि जो अफगानिस्तान ने 400 तालिबानी फाइटर्स को छोड़ा है, सीरियस क्राइम्स को जो फ्री किया है, उनके बारे में चर्चा की गई कि कैसे अफगान का फ्यूचर ठीक हो पाएगा। ये क्या होता है, एक मास नेशनल गैदरिंग होती है जो अलग अलग तरह के लोगों को लेके आती है साथ में, अलग अलग एरियाज़ के, रिलीजन के, एथनिसिटी के, ट्राइब्स के। जैसे आपके यहाँ खाप महापंचायत होती है। अब ये बहुत पुरानी एक कंसल्टेटिव बॉडी है, बहुत सेंचुरीज से चलती आ रही है, ठीक है। तो बहुत पुरानी है ये नेशनल क्राइसिस के टाइम पे, कोई डिस्प्यूट के टाइम पे ये बैठती है, मुद्दों को सुलझाती है। तो एक तरह से आप देखेंगे ऑल्टरनेट कैंगरू कोर्ट, आप कह सकते हैं कैंगरू कोर्ट। बस एक कंसल्टेशन देती है, कोई जजमेंट नहीं बताती, ये वाद विवाद करती है, परामर्श करती है, वाद विवाद करती है, ठीक है। तो बस कंसल्टेशन करती है। इसका मेंशन ना आपको अफगान कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा। अफगान कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोया जिरगा के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है ये अफगानिस लोगों की एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन बॉडी है, जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं। लेकिन कोई ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, इसको कोई पावर्स नहीं दी गई हैं, और ना ही इसके डिसीजन लोगों पे बाइंडिंग है, ना सरकारों पे बाइंडिंग है। ये डिसाइड करके अपनी परेशानियाँ, अपनी बातें सरकारों तक पहुँचा देती हैं, यही इसका काम है। याद रखिएगा, लोया जिरगा मतलब अफगानिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रीजन्स ऑफ अफकाजिया एंड साउथ ओसेशिया। न्यूज़ में थे, ठीक है। अब आपको बताना है क्या इसमें से करेक्ट है। ये जॉर्जिया की ब्रेक अवे रिपब्लिक्स हैं। अगर अभी आपको पिछला एक क्वेश्चन याद होगा तो वहाँ आपको मैप में दिख गया होगा कि जॉर्जिया की ब्रेक अवे रिपब्लिक्स हैं, ठीक है। दीज रीजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनएससी। इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है। तो अब आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, करेक्ट कौन सा है, जल्दी से बताइए। न्यूज़ में था, मैं आपको बता देता हूँ, जॉर्जिया से निकले। अभी हमने प्रीवियस एक मैप में देखा था कि जॉर्जिया के ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड ये दोनों कंट्रीज़ आपको दिख रही थी। कंट्रीज़ क्या हैं, ये ब्रेक अवे रिपब्लिक्स हैं। इनको यूएनएससी जो है वो रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। इनको रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि रशिया जॉर्जिया डिस्प्यूट के चलते रशिया भी वहाँ पे डोमिनेंस बनाना चाहता है। तो इसलिए रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है कंट्रीज़ को कि वो जॉर्जिया से अलग हो जाएं, और उसी में अबकाजिया और साउथ ओसेशिया जो है वो अलग हुई हैं। इंडिया ने इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है, यूएनएससी ने नहीं किया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं
सदर्न कॉकस की जो कंट्री है जॉर्जिया, जिसकी कैपिटल है तबिलिसी, उसमें से एक कंट्री साउथ ओसेशिया और दूसरी अबकाजिया वहाँ से निकली हैं, ब्रेक अवे हुई हैं। आइडिया सिर्फ और सिर्फ यही है कि रशिया इस एरिया में अपनी डोमिनेंस बनाना चाहता है। चलते हैं क्वेश्चन 45 पे। इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डायलॉग किस किस कंट्री के बीच में है? 2 इंडो पैसिफिक कंट्री हैं और एक कंट्री पैसिफिक के बाहर की है, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। तो इसका सिंपल आंसर है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इन तीनों ने मिलकर इस डायलॉग को, ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया है। आइडिया देखो यही है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस अपनी सिक्योरिटी और पीस को स्टैब्लिश कर पाए, मेजर स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन पाए, जिससे मैरीटाइम डोमिनेशन हो इस एरिया में। सिंपल है, हर कंट्री चाहती है चाइना को कंटेन करना, चाइना को काउंटर करना, इसलिए इस तरह के ट्राइलेटरल मल्टीलेटरल फोरम्स बन रहे हैं। चलते हैं न्यू कैल्सिडोनिया की तरफ, है ना। न्यू कैल्सिडोनिया एक जगह है, आपको बताना है क्या करेक्ट है। ये एक आर्कीपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्कीपेलागो का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कहाँ लोकेटेड है? साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। ये ओवरसीज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की। आपने देखा होगा कि जो पुरानी कंट्रीज़ हुआ करती थी, यूरोपियन कंट्रीज जो कॉलोनीज बनाती थी, अभी भी उन्होंने ओवरसीज टेरिटरीज रखी हुई हैं। ओवरसीज टेरिटरी का मतलब पार्ट उसी कंट्री का है लेकिन कहीं और स्टैब्लिश्ड है। जैसे ब्रिटेन की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरीज हैं, फ्रांस की हैं, कुछ स्पेन की हैं। तो इस तरह की ओवरसीज टेरिटरीज वो टेरिटरीज हैं जिनका अभी तक डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब वहाँ से इन कंट्रीज़ ने अभी तक रोल बैक नहीं किया है। अभी भी ये कंट्रीज़ मॉडर्न इरा में भी, या ये एरियाज मॉडर्न इरा में भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ हैं। इसको डिस्कवर किया था जेम्स कुक ने। जेम्स कुक एक ब्रिटिश नेविगेटर थे। आपको बताना है न्यू कैल्सिडोनिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, न्यू कैल्सिडोनिया यूके की नहीं, फ्रांस की एक कॉलोनी थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंच टेरिटरी थी न्यू कैल्सिडोनिया। इसने अभी अभी वोट डाला है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रांस से। ये डीकोलोनाइजेशन का प्लान 1998 में नोमिया अकॉर्ड में साइन हुआ था। तो एक क्वेश्चन आपसे नोमिया अकॉर्ड भी पूछा जा सकता है कि नोमिया अकॉर्ड कौन कौन सी एरियाज या कंट्रीज़ के बीच में साइन किया गया था। अब ये न्यू कैल्सिडोनिया है कहाँ पे? ये एक आर्कीपेलागो है, स्पेशल कलेक्टिविटी ऑफ फ्रांस लोकेटेड इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये स्टैब्लिश्ड है। ये डिस्कवर किया गया था ब्रिटिश नेविगेटर जेम्स कुक द्वारा। एनेक्स किया था इसे फ्रांस ने 1853 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं कनक्स, ठीक है, और कैल्सेडोनियंस, कुछ कैल्दोइच हैं यहाँ के यूरोपियन पॉपुलेशन। ये यूनाइटेड नेशन की 17 नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी का में से एक है। यानी अभी भी दुनिया में ऐसी 17 टेरिटरीज बची हैं जो नॉन सेल्फ गवर्निंग है, यानी जो अभी भी कॉलोनीज का पार्ट है। ये उसमें से एक है। तो अब क्या है, आने वाले टाइम में और 17 नई कंट्रीज इस तरह से बन सकती हैं। तो एक बार देख लेते हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज कौन कौन सी है वर्ल्ड में। आप देख रहे हैं गुआम है, अमेरिकन समोआ है, ठीक है। न्यू कैल्सिडोनिया ये रहा, न्यूजीलैंड के एकदम नॉर्दर्न एरिया में आपको दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न शोर पे आपको न्यू कैल्सिडोनिया दिखेगा। ये फ्रेंच था, अब ये नई कंट्री बनने जा रहा है, ठीक है। इसका डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। केमन आइलैंड्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के वर्जीनिया आइलैंड्स हैं, फ्रेंच पॉलिनेशियन आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। फाल्कलैंड आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, वेस्टर्न सहारा का ये एरिया है। तो ये सारे अभी भी, बर्मुडा है, देन उसका जिब्राल्टर है, ये नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़ जो हैं ये अब आने वाले टाइम पे टाइम टू टाइम इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगी। चलते हैं क्वेश्चन 47 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फॉलोइंग अग्रीमेंट्स। आपको बताना है कि इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन से अग्रीमेंट साइन हुए हैं। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन। कौन कौन से एग्रीमेंट्स इसमें से साइन हो गए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पहले 3 साइन हो गए हैं, चौथा अभी साइन होने से अभी नहीं साइन हुआ है, इसकी बात चल रही है। तो यही बात है यहाँ पे कि 1, 2 एंड 3। तो आप देखेंगे कि यूएसए नेवी P-8 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो पोर्ट ब्लेयर में आया था और रीफ्यूलिंग के लिए स्टैब्लिश किया गया था। पहली बार यूएस को एक्सेस मिला
अंडमान निकोबार का अंडर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज किए जा सकते हैं, एक दूसरे के एरियाज़ को एक दूसरे की मिलिट्रीज यूज़ कर सकती हैं, यही बात है। इसको 2016 में साइन किया गया, अभी से ऑपरेशनल हो गया। दोनों कंट्रीज़ को एक्सेस देंगे एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटीज़ का फॉर रीफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। लेटेस्ट से कोई वॉर हो जाती है ईस्टर्न एशिया में, तो यूएस से आएगा इंडिया के बेसिस को यूज़ करेगा और ईस्ट एशिया में उस वॉर को लड़ेगा, इस तरह से। दूसरा है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसोमिया, 2002 में साइन किया गया था। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को शेयर करता है ना, जो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदर होती है उसको शेयर करता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, ISA, ये जिसोमिया का ही एक एक्सटेंशन है। ये 2+2 डायलॉग में साइन किया गया था 2019 में। ये एक फ्रेमवर्क देगा जिसमें क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इंडिया और USA की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच में कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को डिक्लासीफाई नहीं किया जाएगा और उसको जनरल पब्लिक से प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री इंटरेस्ट में है। देन आता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कॉम कैसा, ये भी USA के साथ साइन है। और अब चल रही है बेका की बात। बेका दोनों कंट्रीज सोच रहे हैं साइन कर लें, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशल। ये इंडिया को USA के जियो स्पेशल मैप्स को यूज़ करने का एक्सेस और परमिशन दोनों देगा। चलते हैं क्वेश्चन 48 की तरफ। ट्यूलिप एंड मेलन रेवोल्यूशंस आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ एसोसिएटेड हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया की, पता होना चाहिए कौन सी कंट्री किसके बॉर्डर में है, किसका क्या कैपिटल है, इसको भी देख लेंगे। अभी आपको बताना है ट्यूलिप और मेलन जो है कहाँ के रेवोल्यूशन थे। ये कहा जाता है कि एक ही डेमोक्रेसी है यहाँ पे और वहीं का ये रेवोल्यूशन है, वो डेमोक्रेसी आपकी किर्गिस्तान है। तो किर्गिस्तान आप देखेंगे ओनली सर्वाइविंग डेमोक्रेसी इस एरिया की, और यहीं पे रेवोल्यूशन हो रहा है। कौन सा रेवोल्यूशन हो रहा है? यहाँ पे एक तरह से कू की तैयारी चल रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो खुश नहीं है सिटिंग प्रेसिडेंसीज के साथ, ठीक है। तो 2010, 2005 और 10 में सिटिंग प्रेसिडेंट्स वर फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन पॉपुलर प्रोटेस्ट। ट्यूलिप और मेलन रेवोल्यूशन फिर से यहाँ पे फिर से इनकी चर्चा आई थी, न्यूज़ में आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल एशिया की अकेली डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये भी अभी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देख रही है। बाकी आप देखेंगे बाकी कंट्रीज़ में अभी भी फेयर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए इस एरिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, कौन कौन सी कंट्री किससे बॉर्डर लगाती है, ठीक है। कजाकिस्तान का बॉर्डर किससे है, उज़्बेकिस्तान कैपिटल क्या है, किर्गिस्तान कैपिटल क्या है, ठीक है। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना से कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं चाइनीज़ बॉर्डर में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है। और एक छोटा सा एरिया, वैसे तो अफगानिस्तान वाला समरकंद वाला एरिया है, वो भी बहुत हिली रीजन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के वेस्टर्न बॉर्डर पे आती हैं। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन 49 को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। UNHRC has 47 members elected for 3-year term on a regional grouping basis. Its members are directly elected by a secret ballot by majority of UNGA, जितने भी UNGA members हैं। Members can be elected for a maximum of 2 consecutive terms. UNHRC important है, आप ही की कोई नेबरिंग कंट्री यहाँ पे इलेक्ट हुई थी, इसलिए न्यूज़ में भी था। देखिए दोनों सारे के सारे करेक्ट हैं यहाँ पे। पाकिस्तान का री इलेक्शन हुआ UNHRC में। 15 कंट्रीज़ वर इलेक्टेड टू 47 नेशनल काउंसिल, ठीक है, नई 15 कंट्रीज़ आई। रशिया, क्यूबा को अनअपोज इलेक्ट किया गया। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, चाइना एशिया पैसिफिक रीजन के कंटेंडर्स थे जिनको इलेक्ट किया गया। UNHRC के बारे में देख लेते हैं। 2006 में इस्टेब्लिश्ड, बहुत एक नई यूनाइटेड नेशन बॉडी है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और काम क्या है? प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को अराउंड द ग्लोब और वायलेशंस को कम करना। 47 मेंबर्स हैं, 3 साल के लिए रीजनल ग्रुप बेसिस पे इलेक्ट किए जाते हैं, टोटल 5 रीजनल ग्रुप्स में से। चलते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ। कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं। मेंबर कंट्री को वोट्स मिलने चाहिए 96 आउट ऑफ 191, तो मेजॉरिटी वोट होना चाहिए। एब्सोल्यूट वोटिंग पे ही यहाँ पे इलेक्शन होता है। इसमें काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सीक्रेट बैलेट से होगा, और मेजॉरिटी UN जनरल असेंबली से आएगा। मेंबरशिप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पूरे ग्लोब पे, और मेंबर जो है वो 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे, और मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी एक कंट्री लगातार 6 साल तक
मेंबर यहाँ पे रह सकता है। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार PDF डाउनलोड करके फिर से देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 50। रिसेंटली 5th मीटिंग ऑफ इंडिया मैक्सिको बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। आपको बताना है इंडिया मैक्सिको रिलेशंस के बारे में। मैक्सिको पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री है जिसने इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद रिकॉग्नाइज किया। जैसे कोई कंट्री इंडिपेंडेंट होती है तो म्यूचुअली रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए कंट्रीज एक दूसरे को रिकॉग्निशन देती हैं, डिप्लोमेटिक चैनल स्टैब्लिश करने के लिए। मैक्सिको इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है लैटिन अमेरिका में, और इंडिया मैक्सिको दोनों G20 के पार्ट हैं, मेंबर्स हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सारे करेक्ट हैं। देखो, इंडिया मैक्सिको बायलैटरल हाई लेवल ग्रुप मीटिंग हुई। क्या था? ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन का चर्चा थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हुई है। 70 साल हो गए हैं दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशन को। जब भारत आज़ाद हुआ तो मैक्सिको पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री थी जिसने भारत को रिकॉग्नाइज किया और 1950 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए। दोनों ही G20 के मेंबर हैं। दोनों ने एक प्रिविलेज पार्टनरशिप स्टैब्लिश की थी 2007 में। दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे वर्क कर रहे हैं। मैक्सिको इस समय इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है लैटिन अमेरिका का, ठीक है। सदर्न अमेरिकन कंट्रीज़ में, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मैक्सिको है। 2018-19 में लगभग क्वार्टर ऑफ इंडिया ट्रेड विद द रीजन, टोटल उस रीजन में जितना ट्रेड होता है उसका 25% ट्रेड इंडिया ने मैक्सिको के साथ किया। और मैक्सिको इंडिया का 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर है। सॉरी, इंडिया जो है मैक्सिकोस 9th ग्लोबल इंपॉर्टेंट। मैक्सिको जिन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं इंडिया उसमें 9th नंबर पे आता है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन इसी तरह के आ जाते हैं या फिर इसी में से कोई फैक्ट उठा के क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा। आइडिया यह है कि सारी चीज़ें आपको थॉरो होनी चाहिए, तभी एग्जाम जो आपका क्वालिफाई हो पाएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।